क्या कर रहे हैं आज? प्रोजेक्टाइल मोशन चालू कर दी क्या? हाँ। ये क्या आया? दिस इज अ बॉल, सबको दिख रहा है बॉल है ये, बट ये हाथ में आई कैसे? हमने देखा है कुछ इस तरीके का मोशन करते हुए हाथ में आई। मतलब ये जो कर्वीलिनियर मोशन है, हम यहाँ इस क्लास में इसी की स्टडी करने वाले हैं। दिस मोशन इज नथिंग बट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर सकते हैं ऑन दिस अर्थ प्लेनेट, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा। जैसे दिस बॉल, ये बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए गई। दिस बॉल वॉज थ्रोन ऑब्लिकली विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऑब्लिकली यानी कि अर्थ के हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ एंगल बनाते हुए इसे थ्रो किया गया। एंड जैसे ये बो एंड एरो है, इसमें भी जैसे ही हम इसे ट्रिगर को प्रेस करेंगे, एरो बहुत तेजी से आगे जाएगा। बट अगेन ये एरो भी प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ गया है। नाउ इस बो एंड एरो की जगह यदि मेरे पास बंदूक होती, अब बंदूक तो मेरे पास असली में है नहीं, बट यदि इमेजिन कीजिए यदि बंदूक होती एंड यदि हम उसका ट्रिगर दबाते, सो बंदूक की गोली बहुत तेजी से आगे जाती। हमें लगता कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो भी होती प्रोजेक्टाइल। मतलब जब भी कोई चीज अर्थ पे अपने सोर्स यानी इनिशियल पोजीशन को छोड़ करके आगे बढ़ेगी, तो आगे बढ़ते ही साथ, किसी भी वेलोसिटी से आगे बढ़ते ही साथ, वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर में आ जाएगा और अब उसके ऊपर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगने लगेगा। सो कोई भी थ्रो की गई चीज प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी, लाइक दिस। So now let us start this very interesting chapter, which is also called two-dimensional motion, because ये x-axis और y-axis दोनों में यहाँ पर ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, that's why इसे two-dimensional motion कहते हैं। So let us start this. टू डायमेंशनल मोशन, जैसा कि हमने अभी भी समझा, इज नथिंग बट मोशन इन अ प्लेन। इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। कब कहा जाएगा मोशन इन अ प्लेन और क्या है इसकी डेफिनेशन? लेट अस नाउ सी दैट। यदि एक पार्टिकल, if a particle is moving such that at any instant of time particle has its position along x and y axis with respect to a given frame of reference, the particle is said to be under two dimensional motion or motion in a plane। मतलब यदि x डायमेंशन में यानी x एक्सिस के अलोंग अलग से मोशन हो रहा है और y एक्सिस के अलोंग भी साइमल्टेनियस मोशन हो रहा है, सो इन दोनों एक्सिस के अलोंग साइमल्टेनियस होने वाले मोशन को ही टू डायमेंशनल मोशन कहा जाएगा या फिर मोशन इन अ प्लेन। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन, ये इसी टू डायमेंशनल मोशन के पार्ट हैं। अब देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। अभी अभी हमने समझा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम थ्रो करेंगे अर्थ के हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कुछ एंगल बनाते हुए यानी ऑब्लिकली थ्रो करेंगे, an object thrown with an initial velocity and then allowed to move under action of gravity alone and not being propelled by any fuel is called projectile। not being propelled by any fuel मतलब क्या? मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर केवल और केवल अर्थ की ग्रेविटी ही एक्ट करनी चाहिए, कोई दूसरा फोर्स फ्यूल के बर्न होने के कारण या फिर किसी और रेजिस्टेंस के कारण उस पर नहीं लगना चाहिए। इन दैट कंडीशन उस फेंके गए ऑब्जेक्ट को, उस थ्रो किए गए ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल हम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बुलेट फ्रॉम अ गन, इसका एग्जाम्पल हमने देखा था। जेवलिन थ्रोन, जेवलिन यानी भाला, जो भाला फेंका जाता है, दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल। एरो रिलीज फ्रॉम अ बो, इसका भी एग्जाम्पल हमने देखा था। एक्सेट्रा, बॉल फेंकी गई बॉल या फिर कोई स्टोन हमने थ्रो किया, ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। बट यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कुछ एजम्पशंस लेके चलेंगे। क्या है वो एजम्पशंस? सबसे पहला, वी विल निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। वी विल निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। वैसे तो हम किसी भी रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे, कोई भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं दिखना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। नेक्स्ट, वी विल नेगलेक्ट कर्वेचर ऑफ अर्थ। ओह, यहाँ पर एन की जगह एयर आना चाहिए, एयर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, वी विल नेगलेक्ट कर्वेचर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ, हमको मालूम है अर्थ इज राउंड, सो अर्थ का कर्वेचर हम निगलेक्ट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज निगलेक्टेड। अर्थ भाई लगातार घूम रही है अपनी एक्सिस पे, सन के चारों ओर भी घूम रही है, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन में निगलेक्ट करके रखेंगे। एंड नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन कांस्टेंट इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लिया जाएगा और इसकी
वैल्यू को कांस्टेंट माना जाएगा, जो कि एक्चुअली होती नहीं है। हमें मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स पर ज़्यादा होता है और अर्थ के इक्वेटर के आसपास कम होता है। सो अब स्टार्ट करते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल किसे कहा जाता है? कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते समय यदि हम कुछ एंगल बना के रखें हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, उसे हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। नाउ ऑब्लिकली फेंकते समय, ऑब्लिकली थ्रो करते समय किसी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब साथ में हमारा ऊपर भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। मतलब दोनों एक्सिस के अलोंग इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी ज़रूर होगी। इसको हम वेक्टर की हेल्प से रिजॉल्व कर लेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा इस इनिशियल वेलोसिटी का u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। यानी y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज इन y डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी u sin थीटा और x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी u cos थीटा। दिस इज नथिंग बट ux। अब एक और चीज़ ध्यान दें कि हम ये सारा थ्रोइंग प्रोसेस, ये प्रोजेक्टाइल मोशन अर्थ के फ्रेम में हो रहा है। मतलब ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। इसको हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगेन ये y डायरेक्शन में लग रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये y डायरेक्शन में लग रहा है। क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है या फिर डी एक्सेलरेशन लग रहा है? सो आंसर है नो। x डायरेक्शन में न तो कोई एक्सेलरेशन है और न डी एक्सेलरेशन है। मतलब जो हमारी वेलोसिटी है वो एज इट इज़ बनी रहेगी थ्रू आउट द मोशन। सो दैट्स वाई यू कैन सी हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी x कंपोनेंट वेलोसिटी का u cos थीटा बना हुआ है पूरे थ्रू आउट द मोशन। क्यों? बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन नहीं था। हाँ, y डायरेक्शन में वेलोसिटी ज़रूर चेंज होती जाएगी। टॉप मोस्ट पोजिशन पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो uy इज इक्वल टू 0 एट टॉप। एंड धीरे धीरे ये वेलोसिटी चेंज होते होते अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी टॉप मोस्ट पोजिशन के बाद, एंड वापस आते समय हमें अगेन सेम u cos थीटा और नीचे की तरफ u sin थीटा वाली वेलोसिटीज वापस मिल जाएंगी। ठीक। सो अब इसकी थ्योरी पर आते हैं। नाउ लेट अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हमने थीटा एंगल बनाते हुए किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है। फाइन। अब इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी हो गई? इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी अभी हमने समझा दैट इज u cos थीटा यानी ux। और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी यानी ऊपर की तरफ, वो भी हमें दिखाई दे रहा है दैट इज u sin थीटा, ये हमारा uy है। अब एट फर्स्ट वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा विल डिक्रीज एंड बिकम 0। ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 0 एट टॉप एंड इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये भी हम समझ चुके हैं कि पहले हाफ मोशन तक वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, उसके बाद 0 होकर के ये वापस नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली अर्थ की ग्रेविटी एक्ट कर रही है इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट को नीचे खींचेगी। ओके। अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो u cos थीटा थी इसका क्या होगा? हम ये भी देख चुके हैं। इट विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों? बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब कोई फोर्स नहीं है। अब हम इसके छोटे छोटे डेरिवेशंस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी ये जो पूरा मोशन इसने किया, पार्टिकल ने कवर किया इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनली ग्राउंड पे लैंड होने तक, इसमें से कितना टाइम लगा, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। सो अब देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से समझे, हमें एक चीज़ मालूम है कि पार्टिकल को जब हम अर्थ से थ्रो करेंगे एंगल बनाते हुए, अल्टीमेटली पार्टिकल वापस अर्थ पे ही तो गिरेगा। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? जिस हॉरिजॉन्टल लेवल पे इनिशियली है
फाइनली भी उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो। सो यही चीज हम लिख देते हैं जरा। आफ्टर फुल फ्लाइट द प्रोजेक्टाइल विल अगेन रीच ग्राउंड, हेंस डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन विल बी जीरो। अब यहां पर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन लेकिन हम वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, है ना, इसको ध्यान रखें। अच्छा, इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एस वाई जो है वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है? अल्टीमेटली वो तो भाई जीरो है, हम देख चुके हैं। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की कितनी है? यू साइन थीटा, हम ये भी देख चुके हैं। और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी है, माइनस साइन लेंगे बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। एंड कैपिटल टी हमने ले लिया है इसका टाइम टेकन। इन सारी वैल्यूज को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो जरा जल्दी से, क्या आ जाएगा आंसर? क्या बनी हमारी इक्वेशन? जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। अच्छा, इस वाले पूरे पार्ट को दूसरी तरफ ले जाओ, जल्दी से इसको पूरे को दूसरी तरफ उठा के ले जाओ। क्या आएगा हमारे पास में? हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा टी। अच्छा देखो, माइनस साइन डिसअपियर हो गया, क्यों? नेगेटिव था, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से काटा पीटी मचा दें थोड़ी सी, टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा, केवल एक टी बच गया हमारे पास ये बेचारा। क्या आ जाएगा टोटल आंसर भाई? 2u साइन थीटा बाय जी। ये ही हमारा फाइनल टाइम ऑफ फ्लाइट है। ओके, सो दिस इज डेरिवेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। इस फॉर्मूला को याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अब हम आते हैं मैक्सिमम हाइट रीच्ड पे। टाइम ऑफ फ्लाइट की तरह ये भी एक छोटा सा डेरिवेशन है हमारा। ये बताएगा कि हमारे प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव की। सो मान लो मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय आवर प्रोजेक्टाइल इज एच मैक्स। लिख लेते हैं इसको। इफ एच मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट रीच्ड, मैक्सिमम हाइट रीच्ड यानी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री में होने वाला। अच्छा, ट्रेजेक्ट्री माने क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री माने होता है पाथ, ठीक है, दिस इज नथिंग बट पाथ। सो अपने पाथ को, कर्व्ड पाथ को कवर करते हुए सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जब भी पहुंचा, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पर जब भी पहुंचा, उसी को हम मैक्सिमम हाइट रीच्ड कह रहे हैं। अब इसमें ज़रा हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें अलोंग वाई एक्सिस। अभी भी हम वाई एक्सिस के अलोंग ही लगाएंगे ये इक्वेशन। सो व्हाट इज थर्ड इक्वेशन? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन मोशन है, वाई एक्सिस के अलोंग हम इसे लगा रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी मतलब सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचने के बाद, भाई टॉप मोस्ट पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो हो गई थी ना, सो बस यहाँ पर हमने लगा दिया है। सो टॉप मोस्ट पोजीशन पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यू वाई का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट इसने टॉप मोस्ट पोजीशन पे कितना कवर कर लिया? मैक्सिमम हाइट भाई, ठीक है। यहाँ से हम आसानी से एच मैक्स निकाल लेंगे। इस पूरे यू साइन स्क्वायर थीटा को, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड ले जाओ, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे दोनों। हाइट, मैक्सिमम हाइट भी निकल के आएगी हमारे पास कितना? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, सो अगेन एक छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास में आ गया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट छोटे से डेरिवेशन, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि हमारे प्रोजेक्टाइल ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, मतलब जब हमने बॉल फेंकी तो कितनी दूर जा करके गिरेगी, दैट इज इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। सो हॉरिजॉन्टल रेंज इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक। अच्छा, हमें एक चीज मालूम है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की कांस्टेंट थी, u cos थीटा मीटर पर सेकंड, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एंड सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देयरफॉर इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक। और कितनी देर तक ये बॉल हवा में रही थी, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? 2u साइन थीटा बाय जी। ये हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं। अच्छा, हमें एक और चीज़ मालूम है, स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। ये डिस्टेंस ही तो हमारी रेंज है, दैट इज v इंटू टी। v क्या है? कांस्टेंट है, u cos थीटा मीटर पर सेकंड। और टाइम क्या है वो भी हम निकाल चुके हैं, 2u साइन थीटा बाय जी। मल्टीप्लाई कर दो जरा दोनों को, u दोनों कॉमन आ गए, u स्क्वायर हो गया। क्या बच रहा है हमारे पास में? 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
अच्छा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो याद करो बेसिक मैथमेटिक्स, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। सो यहाँ से हमें रेंज क्या मिल रही है, हमें रेंज का फॉर्मूला मिल रहा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखें। अब ज़रा हम कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। नाउ अब ज़रा इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ध्यान रहे एंगल वर्टिकल के साथ दिया गया है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ द बॉडी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ करके 30 डिग्री देख करके कई सारे बच्चे ये डायग्राम बना लेते हैं कि एंगल 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी का इस 30 डिग्री के साथ है, बट दिस इज रॉन्ग। सो करेक्ट डिपिक्शन क्या होगा, करेक्ट डिपिक्शन होगा कुछ इस तरीके से, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 दैट विल बी 60 डिग्री, और ये वेलोसिटी आएगी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस विल बी अवर प्रॉपर डायग्राम। हॉरिजॉन्टल के साथ हमारा एंगल हो गया 60 डिग्री। याद रहे जितने भी फॉर्मूले हमने अभी डिराइव किए हैं उन सब में एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ ही है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर मैक्सिमम हाइट रीच्ड। क्या फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट रीच्ड का, मैक्सिमम हाइट रीच का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू की जगह 30 मीटर पर सेकेंड पुट करना है और साइन थीटा की जगह साइन 60 डिग्री पुट करना है। 2g, जी की वैल्यू हम 10 लेंगे यहाँ पर। सो कितना आ जाएगा 30 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33.75 मीटर्स, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट। सो अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे 2u साइन थीटा बाय जी। यहाँ पॉज करके जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 3√3 सेकेंड्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली 5.1 सेकेंड हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। इसी तरह से रेंज के लिए देखते हैं जल्दी से। रेंज का भी फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्टली हम लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला है रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब यहाँ पर ज़रा सारे वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। यू की जगह 30 रख देंगे, थीटा की जगह 60 रख देंगे, जी की जगह 10 रख देंगे, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। सो दिस वॉज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स ए, बी एंड सी। यहाँ पर 3 पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ए, यहाँ बी और सी। इन तीनों पार्टिकल्स को ओ पॉइंट से थ्रो किया गया है। कौन से पॉइंट से, ओ पॉइंट से हमने थ्रो किया है, और इन सब की ट्रेजेक्ट्रीज यानी पाथ हमें यहाँ गिवन है। सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही मैक्सिमम हाइट को अचीव कर रहे हैं। अच्छा, मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करती है, हम जब थ्योरी पढ़ रहे थे हमने देखा था मैक्सिमम हाइट केवल और केवल वर्टिकल वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। और क्या होती है वर्टिकल वेलोसिटी, u साइन थीटा, ठीक है ना, u साइन थीटा इज वर्टिकल वेलोसिटी। रेंज डिपेंड करती है हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे। सो u साइन थीटा पे हमारी मैक्सिमम हाइट रीच्ड डिपेंड करती है। यानी एक चीज़ तो हमें पता लग रही है कि तीनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, यानी y डायरेक्शन में तीनों की वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी ऑफ a, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a इन y डायरेक्शन is equal to initial velocity of b in y direction, which is equal to initial velocity of c in y direction। तो बच क्या रहा है, अब बच रही है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये वेलोसिटीज तो बराबर है क्योंकि एच मैक्स सेम है, तीनों की मैक्सिमम हाइट रीच्ड सेम है। तो बच रही है हमारे पास में केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा लंबी डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें क्लियरली ये भी दिख रहा है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, c। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ c इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब x डायरेक्शन इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और अब इन सब का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम, देखो ये है
ए की वेलोसिटी एक्स वाई डायरेक्शन में और ये है ए की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। ये है हमारी बी की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में और ये है बी की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया वाई डायरेक्शन में। इसी तरह से ये हो गई हमारी सी की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में और ये हमारी सी की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। क्लियरली इन तीनों का जब हम रिजल्टेंट लेंगे तो सी की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा आएगी, उसके बाद आएगी बी, सबसे कम वेलोसिटी आएगी ए की। सो सी इज ग्रेटेस्ट देन बी एंड देन ए। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट है।